तो आज यहाँ पे आने का जो मेन मकसद तो यही था कि ये नया साल में हमने जो लास्ट टाइम एक रॉन्ग नोशन था कि कमीशन को हम लोग गठन करने नहीं दे रहा है और एग्जामिनेशन को होने नहीं दे रहा है। देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने 14 ऑफ दिसंबर में किया था, हमने कमीशन जो नया फॉर्मेशन ऑफ कमीशन को हम लोग कभी भी अगेंस्ट नहीं किया है। हमारा मानना ये है कि आप जिसको भी चेयरमैन बनाइए, जिसको भी मेंबर्स बनाइए, आप सही तरीका से बनाना है। तो विद ड्यू प्रोसेस अगर आप उसको गठन करता है, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमीशन गठन होना जरूरी है, लेकिन यहाँ में जो कमीशन फॉर्म हुआ है, इसके बाद एसओपी का प्रिपरेशन एंड देन जो रिफॉर्मेटिव पार्ट्स है, कमीशन का डोमेन में जो आता है और गवर्नमेंट का सरकार का डोमेन में जो आता है, वो भी इंश्योर करना जरूरी है। तो इसी को लेके हमने जो रिसेंटली नया कमीशन जो गठन हुआ है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर प्रदीप लिंगफा सर, और जो नया मेंबर्स है कोच तरी सर है, रोजी तबा मैडम है, तो उसको लेके हमने रिसेंटली जो कमीशन हमने इसको विजिट किया ऑन 24 ऑफ जनवरी 2024 में हमने विजिट किया है। इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है। हमने बोला है कि ये जो इशू पिछले ऑलमोस्ट 2 years से जो पब्लिक डोमेन में है, इसमें वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम इज द रिफॉर्मेटिव पार्ट्स, और यहाँ का जो एसओपी में जो प्रॉब्लम है, उसमें से जैसे हमने जो प्राइमरी पॉइंट्स है, हमने सबसे पहले ये पॉइंट रखा है कि ये जो है जो तकेत जरंग का टर्मिनेशन, तकेत जरंग को जिस हिसाब से उसको फोर्स टर्मिनेशन दिया गया था, हमने उसको स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में हमने कंडेम किया था कि उस समय का जो फॉर्मर चेयरमैन है, उन्होंने विदाउट दी ड्यू प्रोसेस, विदाउट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स उसको टर्मिनेट कर दिया। उसको फोर्स रिटायरमेंट दे दिया। तो हमने बोला है कि ये फोर्स रिटायरमेंट जो है, दिस इज नॉट अ पनिशमेंट, और इसमें जो आपने फोर्स रिटायरमेंट जो दिया है, ये ड्यू प्रोसेस को भी मेंटेन नहीं किया है, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंटल जो प्रोसीडिंग्स है उसका रिपोर्ट भी नहीं है, बनाया भी नहीं है। तब जाके हमने सबसे पहले जो नया चेयरमैन है, जो नया मेंबर्स है, हमने उसको सबसे पहले ये पॉइंट रखा है कि इमीडिएटली तकेत जरंग को इसको टर्मिनेट करना है। इसके लिए आपका तरफ से एक कमेटी गठन करना पड़ेगा, एक कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा विद इन अ वीक, क्योंकि ये कमेटी गठन करने में आई थिंक उसमें समय नहीं लगना चाहिए। तो कमेटी गठन करने के बाद जो भी प्रोसीजर लैप्सेस है, उसका जो भी उन्होंने जो भी यहाँ पे कारनामा किया है, जो भी व्हाटएवर स्कीम्स उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, इसको लेके एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके उसका रिपोर्ट बना के एंड इमीडिएटली उसको टर्मिनेट करना है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। लेकिन उसके लिए इमीडिएटली एक हफ्ता के अंदर में, 1 वीक के अंदर में इसका कमिटी गठन हो जाना चाहिए। आई थिंक दैट इज अ फेयर इनफ टाइम, उसमें इतना समय लेने का जगह भी नहीं है। और दूसरा बात हमने ये बोला है कि ये जो तकेत जरंग का जो टर्मिनेशन है, इसमें जो लास्ट टाइम जिस हिसाब से तकेत जरंग को एक सिंगल जो ये इशू का एंटायर स्कीम का एक सिंगुलरली इसको कन्फाइन करके रखा है, हम लोग का मानना है कि ही कैन नॉट बी द ओनली पर्सन इन्वॉल्व। इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व है, लेकिन जिस हिसाब से तकेत जरंग को यहाँ पे बलि का बकरा जैसे उसको लिमिट करके रखा है, और उसका ऊपर में इसको फोर्स रिटायरमेंट दे के आपने जो रिवार्ड करके भेजा है, हमने बोला है कि इसका टर्मिनेशन में अभी जो नया जो कमीशन बना है, इसका लिटमस टेस्ट होगा। अभी पता चलेगा ये जो नया कमीशन गठन हुआ है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर प्रदीप लिंगफा सर, वी होप एंड वी बिलीव कि यहाँ पे सही करेक्टिव मेजर्स आएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लिटमस टेस्ट फॉर द न्यू कमीशन। और दूसरा पॉइंट हमने रखा है कि जो उस समय का जो भी डिमांड था, हमने सरकार का जो पे ये टेबल में रखा, जो सरकार का बियॉन्ड है, तो उसमें से दूसरा पॉइंट ये था कि ये जो स्कीम हुआ है, इसमें हम लोग सब देखा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मोडस ऑपरेंडी हम लोग को देखने को मिला। जैसे पेपर लीकेज, पेपर सेलिंग का अलावा यहाँ पे इनफैक्ट पेपर री राइटिंग भी हमने देखा है, और यहाँ पे जो अवार्ड शीट है, जो फाइनल अवार्ड शीट है, उसको भी मैनिपुलेशन किया है। ये चीज़ को भी हम लोग को देखने मिला है। लेकिन सो फार देयर हैज नॉट बीन प्रॉपर कॉग्निजेंस अभी तक लिया नहीं है। तो इसको लेके हमने बोला है कि इसको लेके भी अभी कमीशन का तरफ से विद इन 1 वीक
इसमें एक कमिटी, एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करना है। कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके यहाँ पे जितना भी फैक्ट फाइंडिंग्स है उसका रिपोर्ट बना के इसका जो ऑफिशियल कॉग्निजेंस है, दिस रिपोर्ट हैज़ टू बी मेड पब्लिक। इसमें हमने बोला है कि 1 हफ्ता के अंदर में इसके लिए भी एक कमिटी आप गठन करना है, और उसके बाद यहाँ पे हमने बोला है कि विदिन 3 मंथ्स इसका जो जहाँ में भी जो भी प्रॉब्लम हुआ है इसका ऑफिशियल कॉग्निजेंस, इसका रिपोर्ट निकल के आना है। और तीसरा पॉइंट हमने ये बोला है कि जो सिस्टर मुदंग याबंग का जो केस है, हम सबको पता है पिछला आई थिंक उसका इशू तो 2018 से शुरू हुआ था, लेकिन पिछले ऑलमोस्ट 2 इयर्स में हम लोग देखा है कि मुदंग याबंग सिस्टर हैज़ बिन वन ऑफ द प्राइमरी विक्टिम्स। ये जो इशू जो चला है इसका, ये एक PWD कैंडिडेट जो यहाँ में जो विक्टिम हुआ है, जो डिप्राइव हुआ है, इसको यहाँ पे एक ऐसा एक नैरेटिव बनाया था कि यहाँ पे एक एक्सक्यूज दिया गया था कि जब तक कमीशन गठन नहीं होता है उसका इशू जो रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। अभी जो नया कमीशन गठन हुआ है तो ये लोग को अभी समय नहीं लगना चाहिए, तो इसको लेके हमने ये पॉइंट को भी रखा है कमीशन के पास। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जो SOP का जो प्रिपरेशन है, हमने पहले से बोला था कि यहाँ में एटलीस्ट 2 एस्पिरेंट्स को आप SOP का प्रिपरेशन में पार्ट बनाना है। हमको पता है कि कमीशन APPAC बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसमें बाहर का इतना इंटरफेरेंस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ SOP बनता है। एक SOP जो इंटरनल फंक्शनिंग के लिए, और दूसरा SOP जो है जो पब्लिक डोमेन में रखा जाता है, विच इज़ अवेलेबल टू एवरीबडी, टू द एस्पिरेंट्स, टू एवरी स्टेक होल्डर। तो हमने बोला है कि यहाँ का इनसाइड का जो भी आपका SOP है, दैट इज द डिस्क्रेशन ऑफ द कमीशन। लेकिन जहाँ तक यहाँ पे जो SOP जिसको पब्लिक में इसको अवेलेबल होगा, इसमें हम लोग का इनपुट होना ज़रूरी है। ये चीज़ हमने सरकार से भी बात किया था, ऑनरेबल CM सर का तरफ से भी हम लोग को एश्योरेंस दिया था कि हमारा जो भी इनपुट होगा उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। तो इसको लेके हमने ये जो नया SOP का प्रिपरेशन में है, हमने डिटेल में ये चीज़ को दिया है। ऑलमोस्ट 18 पॉइंट्स है, तो अभी सब पॉइंट्स को तो नहीं बता सकते हैं, बट जो मेन पॉइंट्स है इसको आज बताएगा। तो इसी को लेके हम आज यहाँ पे आया है कि जो SOP जो है, SOP में हमारा जो प्राइमरी सजेशंस है, हमने बोला है कि सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम को लेके हमने सजेस्ट किया है। हमने स्ट्रॉन्ग रूम को ये बोला है कि पहले का जो भी प्रैक्टिस था, नाउ दैट प्रैक्टिस हैज़ टू बी चेंज्ड, अभी उसको ऑल्टर करना पड़ेगा। अभी इसमें जो भी स्ट्रिंजेंट मेजर्स है वो सबको लेके आना पड़ेगा। तो इसमें हमने बोला है कि स्ट्रॉन्ग रूम में एटलीस्ट मिनिमम 3 चाबी होना है, और 3 चाबी ये जो है, एक तो सेक्रेटरी के पास होना है, दूसरा जो है ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का पास होना है, एंड तीसरा एक मेंबर का पास होना है। लास्ट वाला जो स्ट्रॉन्ग रूम का जो प्रैक्टिस था, उसमें किसी मेंबर को ये एक्सेस नहीं था, तो इसलिए मेंबर का यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हम लोग को पता भी नहीं चला, ये है। और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे इसी बात में हमने ये भी रखा है कि इसको इनफैक्ट हमने डिटेल में लिखा है, हर पॉइंट को तो आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन। यहाँ में हमने जो मेन पॉइंट्स है, हमने ये बोला है कि इसमें जो CCTV का जो कवरेज है, ये हाई क्वालिटी CCTV इसमें इंस्टॉल करना है, और जो आना जाना जो भी इसका एंट्री एंड एग्जिट इसका रिकॉर्ड होना है, एंड दैट हैज़ टू बी, जो भी रिकॉर्ड है उसको प्रिजर्व करना है, एंड दैट हैज़ टू बी अवेलेबल एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। और यहाँ पे हमने ये भी बोला है कि यहाँ पे जितना भी जो भी ये एंट्री एग्जिट होगा, एवरीथिंग हैज़ टू बी रिकॉर्डेड। इसमें यहाँ पे जो मैनुअल का भी प्रोविजन होना है, एंड देन देयर हैज़ टू बी जो इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें बायोमेट्रिक सिस्टम यहाँ पे लगाना है। तो इसको लेके हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अभी हम लोग इनफैक्ट ये चीज़ जो है हमारा पब्लिक डोमेन में भी रखा है, हमारा जो पेन ऑनर्स जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो पेज है उस पर हमने अपलोड कर दिया है। इनफैक्ट आप लोग को जितना भी मीडिया फ्रेंड्स आप सबको सर्कुलेट किया जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हमने ये बोला है कि जो पेपर प्रिंटिंग है, क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग, इसको लेके हमने बहुत बड़ा एक आशंका जताया है, क्योंकि पिछले जो लास्ट टाइम जो स्कीम हुआ था, जो क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग होता है, यहाँ पे हम एक्सटर्नल एजेंसीज को आउटसोर्स किया जाता है, जैसे कोलकाता में या फिर दिल्ली में, आउटसाइड द स्टेट। तो यहाँ में ऐसा होता है कि जो उसका कोरियर है, लास्ट टाइम का जो कोरियर था ये दिलीप साहा, ही वॉज वन ऑफ द प्राइमरी एक्यूज्ड इन द एंटायर स्कीम।
उसका भी बहुत बड़ा हाथ था। तो यहाँ पे हमने बोला है कि ये जो फैक्टर्स है, ये जो पॉसिबिलिटीज है, इसको हमको जितना हो सकेगा इसको मिनिमाइज करना है, इसको हो सकने से इसको हटाना है। तो उसको लेके हमने बोला है कि जो पेपर प्रिंटिंग है, दिस हैज टू हैपन विद इन द कमीशन। अभी कमीशन के अंदर में ही इसका पेपर प्रिंटिंग होना है। इसका दो तीन ये एडवांटेजेस ये है कि अभी जो एक्सटर्नली जो पेपर लीकेज होने का जो पॉसिबिलिटीज है वो बंद हो जाता है। और जो हमारे यहाँ पे जो ऑलरेडी वी हैव दी जो मशीनरीज है, इसमें जो भी रिक्वायरमेंट है इसको स्टेट गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना है। तो इसको लेके हमने बोला है कि दिस पेपर प्रिंटिंग हैज़ टू हैपन विद इन द कमीशन। और इसको लेके जैसे स्ट्रॉन्ग रूम को जैसे प्रोटेक्शन मिला है, जैसे उसको लेके जो भी सेफ गार्ड्स है, सेम सेफ गार्ड्स हैव टू बी गिवन टू द पेपर प्रिंटिंग। जो भी उसका अपना एक डेडिकेटेड जो भी ये होगा, ये उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो हमने बोला है कि ये चीज़ के लिए अभी स्टेट गवर्नमेंट का भी कोऑपरेशन का भी ज़रूरत है, उसका भी सपोर्ट का भी ज़रूरत है। तो ये हमने बोला है। और तीसरा बात हमने बोला है जो आंसर कीज को लेके, यहाँ पे ऐसा है कि हमारा एग्जामिनेशन में कभी भी आंसर की को पब्लिश नहीं किया जाता है। जो प्रोविजनल आंसर कीज है ये पब्लिश करना ज़रूरी है, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है वो जो है स्टार्टिंग से शुरू होता है। जैसे प्रिलिमिनरी स्टेज हो गया, मेंस हो गया, फिर वाइवा। प्रिलिमिनरी स्टेज में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इधर होता है। तो हमने बोला है कि ये प्रॉब्लम को उसी समय में उसी स्टेज में ख़त्म करने के लिए यहाँ पे प्रोविजनल आंसर कीज का प्रोविजन इसको दिया जाना चाहिए, इसको पब्लिश करना है। दैट टू बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। और रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले एटलीस्ट एक विंडो पीरियड देना है 3 to 4 days का, ताकि जिसको भी कुछ भी आशंका है, जिसको कुछ भी ग्रीवेंसेस है, वो लोग अप्रोच कर सके। और उसी को लेके हमने ये बात भी बोला है कि यहाँ पे जो ये ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है ये भी होना है। ये डेडिकेटेड एक सेल होना है, एक डेडिकेटेड एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स, ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स यहाँ पे इसमें इंश्योर करना है कि यहाँ पे जो भी ग्रीवेंसेस आएगा इसको टाइमली रिड्रेस करना है। तो इसको लेके हमने ये चीज़ को बोला है कि यहाँ पे जैसे आंसर कीज का जो भी प्रोविजन है और उसी बीच में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, सेम स्टेज में एट द राइट टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम में उसको रिड्रेस कर देना है। तो तीसरा बात हमने ये भी बोला है कि जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, हमने यहाँ पे एक टाइमली जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए हमने मांग रखा है। क्योंकि हमें ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे लगता है कि कभी ऐसा होता है यहाँ पे प्रीलिम्स का रिजल्ट 2 दिन या 3 दिन के अंदर में डिक्लेयर कर देता है, लेकिन मेंस का रिजल्ट जो है कभी कभी 7-8 मंथ्स का बाद, कभी कभी बहुत लेट का बाद पब्लिश किया जाता है। तो जितना लेट होता है उतना ही यहाँ पे स्कैम होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है। और हमने ये भी बोला है कि इससे बहुत ज़्यादा लोगों का समय भी निकल जाता है, उम्र भी निकल जाता है। तो इसमें हम ये चीज़ को बोला है कि डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, जो रिजल्ट है उसको टाइमली डिक्लेयर करना चाहिए। तो उसके लिए एक विंडो टाइम पीरियड भी देना है, जैसे कि बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द प्रीलिम्स रिजल्ट, उसमें एक विंडो टाइम पीरियड देना है, एक विंडो पीरियड देना है कि जो भी ग्रीवेंसेस है उसको टाइमली एड्रेस करने की, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर करना है। एंड देन मेंस एग्जामिनेशन से पहले उसमें भी अगर इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ ग्रीवेंसेस उसी में रिड्रेस करना है। लाइकवाइज एवरी स्टेज में हमने मांग रखा है कि ये टाइमली इसको रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाना चाहिए। और जो टाइम पीरियड है इसको हमने यहाँ पे मेंशन करके ऑलरेडी कमीशन को दे दिया है, वो है। और उसके बाद जो ये आरटीआई का जो प्रोविजंस है, आरटीआई में हमने बोला है कि अभी का जो एग्जिस्टिंग जो प्रैक्टिस है, अभी का प्रेजेंट प्रैक्टिस में ऐसा है कि जैसे कि इफ़ आई एम द एस्पिरेंट, अगर हम एस्पिरेंट है तो हम सिर्फ मेरा ही जो आंसर कीज है या फिर मेरा जो आंसर स्क्रिप्ट है हम ही एक्सेस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि इफ आई वांट टू कंपेयर माय आंसर्स विद द टॉपर्स आंसर, तो वो प्रोविजन भी दिया जाना चाहिए, ताकि जो टॉपर्स का जो उसका आंसर्स है या फिर उसका जो इसका जो बेंचमार्क है, उसका जो राइटिंग जो तरीका है उसको कंपेयर करने के लिए एक हेल्दी कंपैरिजन के लिए ये भी दिया जाना चाहिए। और यहाँ पे ऐसे भी कि अगर इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू ये जो इन्फॉर्मेशन को लेके, आंसर स्क्रिप्ट को लेके, क्योंकि यहाँ में बहुत ज़्यादा ऐसे इंस्टांसेस भी हुआ है, किसी को मार्क्स कम, यहाँ पे आंसर स्क्रिप्ट में मार्क्स कम दिया जाता है, लेकिन अवार्ड शीट में जाके उसका मार्क्स ज़्यादा होता है। इसका भी क्रॉस चेक करने का कुछ प्रोविजंस नहीं है। तो इसलिए हमने बोला है कि ये चीज़ जो है जो आरटीआई का थ्रू से
दैट हैज़ टू बी गिवन। और जो यहाँ पे ये चीज़ भी लिखा जाता है, जैसे हम लोग जब आंसर लिखता है ईच क्वेश्चंस का उसका ईच मार्क्स ईच क्वेश्चंस का मार्क्स को हम लोग को पता नहीं चलता है, सिर्फ ओवरऑल मार्क्स मालूम चलता है। तो हमने बोला है कि ईच क्वेश्चंस का उसका रिस्पेक्टिव मार्क्स हम लोग को मिलना है, ताकि हम लोग को पता चले कि वेयर आई वेंट रॉन्ग, हम कहाँ पे जहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि देयर आर केसेस जहाँ पे एटलीस्ट लाइक 5-6 क्वेश्चंस को बिना चेक करके भी ऐसे छोड़ा जाता है, उसमें मार्किंग भी नहीं देता है। तो इसमें हम लोग को पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली कहाँ पे शॉर्ट कमिंग हुआ है और कहाँ पे हम एरिया, कौन से एरिया में हम वर्क कर सकता है। तो इसलिए हमने ये रखा है कि ये आरटीआई का प्रोविजंस में ये दिया जाना चाहिए कि आई शुड बी एबल टू ईच एवरी एस्पिरेंट शुड बी एंटाइटल्ड, वो लोग को एंटाइटल करना चाहिए दूसरा किसी का भी जो आंसर स्क्रिप्ट है बाकी इंफॉर्मेशन उसको एक्सेस करने के लिए। और दूसरा बात ये है कि जो भी मार्किंग है ईच क्वेश्चंस का, ईच जो रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस का जो भी मार्क्स है उसको भी देखने को, उसको भी एक्सेस करने के लिए प्रोविजंस होना है। और हमने ये जो बोला है कि जो फिक्स रेशियो एंड कट ऑफ मार्क्स, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम लास्ट टाइम भी हुआ था जब 1:3 जो रेशियो था उसको जब मेंटेन नहीं किया था। हमने बोला है कि एवरी स्टेज का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, जो प्रिलिमिनरी स्टेज है, मेन स्टेज है, वाइवा स्टेज है, एवरी स्टेज हैज़ देयर ओन सिग्निफिकेंस। तो उसके लिए आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो दैट मीन्स आपको एक फिक्स रेशियो मेंटेन करना है। तो जब आप फिक्स रेशियो मेंटेन करता है तो उसका जो कट ऑफ मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स हैव टू बी फ्लेक्सिबल। अगर आप कट ऑफ मार्क्स ही फिक्स कर देगा तो रेशियो मेंटेन नहीं हो पाने का भी पॉसिबिलिटी है। तो जैसे कि लास्ट टाइम ऐसे हुआ था, 111 पोस्ट के लिए सिर्फ 141 कैंडिडेट को ही सिर्फ बुलाया, जबकि 1:3 रेशियो में बुलाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दी गाइडलाइन ऑल्सो। उसमें उल्लंघन हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि उसमें कट ऑफ मार्क्स को भी फिक्स करके रखा हुआ था। तो इसलिए हमने बोला है कि यहाँ पे जो रेशियो है फॉर फेयर कॉम्पिटिशन, फॉर मेंटेनिंग द एसेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसमें एक रेशियो मेंटेन करना जरूरी है। जैसे कि प्रिलिमिनरी स्टेज से लेके मेंस स्टेज में जाने के लिए जो 1:12 रेशियो का जो एक पर्टिकुलर रेशियो है वो चीज़ मेंटेन होना है। लाइकवाइज मेन से लेके वाइवा जो स्टेज है 1:3 जो रेशियो है दैट हैज़ टू बी मेंटेन। तो इसलिए हमने बोला है कि ये कट ऑफ मार्क्स और फिक्स रेशियो जो है ये सिंक्रोनाइज होना है, ये रेशियो जो है दिस हैज़ टू बी एंश्योर्ड। तो उसके लिए कट ऑफ मार्क्स जो है दैट इज वो जो है कमीशन के हिसाब से डिसाइड किया जाना चाहिए ताकि द रेशियो इज मेंटेन। और हमने दूसरा पॉइंट में हमने ये भी बोला है कि जो एडिंडम और कोरिजेंडम है, जैसे हम ये जितना भी एग्जामिनेशन हम लोग ये देखा है कि जब भी एडिंडम ये जो कोरिजेंडम है ऐसे टाइप का हो गया कि कब निकलता है कब चला जाता है पता भी नहीं चलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बैक डेट लगा के एडिंडम भी डाला जाता है, दैट टू इन द मिडल ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सपोज इनिशियली जब एडवर्टाइजमेंट होता है, सपोज 57 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट होता है, लेकिन एग्जाम खत्म होते होते कभी कभी उससे पोस्ट बढ़ भी जाता है या तो घट जाता है थ्रू एडिंडम एंड थ्रू कोरिजेंडम्स। तो हम लोग को ये पता चला है कि ये एडिंडम और कोरिजेंडम का वजह से यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन है वो देखने को मिलता है। तो हम लोग बोला है कि ये जो एडिंडम एंड कोरिजेंडम जो भी आता है once the declaration of the examination process और या फिर जब एडवर्टाइजमेंट हो जाता है there should not be any addendum और corrigendum, तब प्रॉब्लम आता है। जो भी नया निकलता है उसको नेक्स्ट एग्जाम के लिए रखा जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर पोस्ट ऐड करता है तो अच्छा है, लेकिन उसी कोरिजेंडम से पोस्ट को भी हटाया जाता है और वो पोस्ट कहाँ चला गया किसी को पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए हमने बोला है कि ये जो एडिंडम जो कोरिजेंडम है ये जो एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए वंस द एग्जामिनेशन जो पोस्ट है वो एक बार एडवर्टाइजमेंट होने के बाद, या फिर एक बार एग्जामिनेशन एक बार जो प्रोसेस शुरू हो गया, दिस एडिंडम एंड कोरिजेंडम शुड नॉट बी एप्लीकेबल। और हमने ये भी बोला है कि जो ईयरली कैलेंडर है ये ईयरली कैलेंडर इसको मेंटेन करना जरूरी है। यहाँ में ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक साल में इतना ज़्यादा एग्जाम होता है और नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो है आफ्टर 5 years या फिर आफ्टर 6 years, कभी कभी उससे ज़्यादा, तो इसी बीच में इतना समय निकल जाता है। तो हमने बोला है कि ईयरली एक कैलेंडर मेंटेन करके एन एग्जामिनेशन शुड बी हेल्ड एवरी ईयर। और यहाँ में जितना भी अभी जैसे सरकार भी कुछ बोला है हजारों पोस्ट है, अभी इसको ईयरली इसको डिवाइड करके जिस हिसाब से इसको जो सूटेबल लगता है, लेकिन ये जो कैलेंडर है दिस हैज़ टू बी मेंटेन, ये होना है।
और हमने बोला है कि जो क्वेश्चन पेपर सेटर्स है और मॉडरेटर्स एंड इवेलुएटर्स, इसका जो सिलेक्शन है, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। यहाँ पे ऐसा है कि सेम जो क्वेश्चन सेटर है उसको भी इवेलुएटर बनाया जाता है, उसको मॉडरेटर भी बनाया जाता है। आइडियली देखा जाने से जो क्वेश्चन पेपर सेटर्स है उसको मॉडरेट करने के लिए दूसरा ये ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होना है, उसके बाद जो उसको इवेलुएट करने के लिए फिर दूसरा सेट ऑफ एक्सपर्ट्स होना है। तो उसके लिए हम लोग को एक पैनल ऑफ जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है वी हैव टू इसके लिए बनाना है। मॉडरेटर्स के लिए अलग से, क्वेश्चन पेपर सेटर्स के लिए अलग से और इवेलुएटर्स के लिए अलग से। और इसमें जो भी अंदर का जो भी रिक्वायरमेंट्स है, इसमें जो डिटेल्स है, हमने इसमें डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसमें हमने बोला है कि इसका जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का जो इसको चूज करना है ये बहुत क्रूशियल है। तो इसमें हमने बोला है कि जितना हो सकेगा आउटसाइड द स्टेट का बाहर से सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इसमें ढूंढना है। और ये जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स है दे हैव टू बी, इसका साथ जो है कमीशन एक कॉन्फिडेंशियलिटी बॉन्ड साइन करना जरूरी है। कल को अगर पेपर लीकेज होता है या फिर कुछ भी होता है, दिस पीपल विल बी रेस्पॉन्सिबल, ये लोग को भी होल्ड करना जरूरी है। तो इसलिए हमने ये भी बोला है। और ये जो प्रॉपर सीलिंग प्रोसीजर्स एंड यूज ऑफ हाई क्वालिटी स्टेशनरीज, हमने ये बोला है कि सीलिंग भी यहाँ में सही तरीका से नहीं होता है। जस्ट एक सिंगल लेयर, अगर आप कोई एग्जामिनेशन अगर उसमें आप बैठा है तो या फिर कोई इन्विजिलेटर रहा है तो आपको पता होगा यहाँ पे जो सीलिंग प्रोसेस है या फिर जो पैकेजिंग जो प्रोसीजर है इसमें बहुत ज़्यादा करेक्टिव मेजर्स लेके आना जरूरी है। और जैसे हमने बोला है कि जो वीडियोग्राफी एंड सीसीटीवी कैमरास, हमने बोला जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है, जैसे कि जब यहाँ पे आप जैसे कि जब क्वेश्चन पेपर का जब कलेक्शन होता है पेपर सेटर से, उसके बाद जब ये जो क्वेश्चन पेपर्स आफ्टर मॉडरेशन, उसके बाद जो लॉटरी प्रोसेस है एंड डिस्पैच ऑफ पैकेट्स आफ्टर लॉटरी, ये सब प्रोसेस को है इसको वीडियोग्राफी करना जरूरी है। और हमने बोला है कि जो एग्जामिनेशन का अलग अलग स्टेजेस होता है, लास्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन विच इज जो वाइवा स्टेज वाला जो एग्जामिनेशन है, इसको वीडियोग्राफी करना जरूरी है, इसको डॉक्यूमेंट करना जरूरी है, ताकि इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ ग्रीवेंसेस इन द वाइवा स्टेज, उसको आरटीआई का थ्रू से एक्सेस कर सकना है। एंड दोस इंडिविजुअल, तो रिस्पेक्टिव जो एग्रीड कैंडिडेट्स है वो चीज़ को उसको एक्सेस करके दे शुड बी एबल टू उसको अपना वो यूज़ कर सकना है। तो और दूसरा पॉइंट हमने ये बोला है कि जितना भी ऑफिसर्स है यहाँ पे, जो भी जिसको भी आप लिया जाता है, हमने लास्ट टाइम ये चीज़ को बोला है कि रेगुलर रिसफलिंग करना जरूरी है, पीरियोडिक रोटेशन करना जरूरी है, लेकिन वो ऑफिसर्स को भी एक मिनिमम टाइम पीरियड भी रखना है। एटलीस्ट हमने बोला है कि 2 to 3 years वो लोग को रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ को लेके हमने लास्ट टाइम 18 फरवरी का समय में भी हमने ऑनरेबल सीएम सर को भी उसका वहाँ से जो माइनस ऑफ द मीटिंग है, हमने वो चीज़ को एश्योरेंस लेके आया है कि जो भी यहाँ पे ऑफिसर जो भी जाएगा वो लोग को एक मिनिमम मैंडेटरी एक मिनिमम टाइम पीरियड रखा जाएगा एंड देन उसमें मैंडेटरी रोटेशन भी होगा। और उसके बाद हमने ये भी बोला है कि जो यहाँ पे हमने ये जो मिसकंडक्ट ऑफ एग्जामिनर या फिर सुपरवाइजर, और हमने ये दूसरा बात भी अनफेयर मीन्स एंड बिहेवियर, इसको लेके हमने डिटेल में यहाँ पे लिखा है। तो इसको आप लोग जितना भी मीडिया फ्रेंड्स है आप सब भी गो थ्रू कर सकता है। इनफैक्ट हमने इसको पब्लिक डोमेन में भी रखा है और इसको डिटेल में आप पढ़ सकता है, बिकॉज हमने बहुत माइन्यूटली लिखा है। और तीसरा हमने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये बोला है कि देयर हैज़ टू बी पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ एसओपी। देखो यहाँ पे एसओपी जितना भी रोबस्ट बनाओ, जितना भी स्ट्रॉन्ग बनाओ, दैट हैज गॉट नो मीनिंग अगर उसको कंप्लाई कराने का अगर उसका पास कोई लॉ नहीं है। देयर इज नो अंडरलाइंग लॉ विच कैन एंश्योर दैट ये जो एसओपी है ये कंप्लाई होने जा रहा है। तो इसलिए हमने बोला है कि जो एसओपी जो बना है, अभी एसओपी का कंप्लायंस के लिए एक प्रॉपर एक गाइडलाइन भी बनना है। और इसमें जो भी अगर इसका उल्लंघन होता है, इफ देयर इज violence of this SOP, if there is violation of this SOP, then उसका against में there has to be respective penalty। तो इसको लेके हमने जो हमारा जो नया कमीशन है, हमने ये चीज़ को सजेस्ट किया है। एंड देन जो रिकॉर्ड्स हैं, जितना भी यहाँ पे एग्जामिनेशन में जो भी रिकॉर्ड्स होता है, इसको जो है चेयरमैन को टाइमली
इसको रिकॉर्ड्स चेयरमैन को टाइमली मिलना है, एंड देन उसका जो रिटेंशन का जो रिकॉर्ड्स का जो रिटेंशन है उसका अथॉरिटी चेयरमैन को दिया जाना चाहिए, और चेयरमैन विल बी रिस्पॉन्सिबल। यहाँ में जो भी प्रोसेस होता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो भी एग्जामिनेशन में जो भी गलत हुआ था, हमने बोला है कि इसमें चेयरमैन एंड बाकी जो मेंबर्स है दे वर नॉट होल्ड अकाउंटेबल प्रॉपरली। अभी यहाँ में जो एसओपी उस समय का जो बना था उसमें प्रॉपरली यहाँ पे जो चेयरमैन को ऑथोराइज करके भी नहीं रखा था, या फिर उसमें रखा भी था तो इट वाज नॉट प्रॉपरली मेंशन। तो इसलिए हमने बोला है कि यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन होना है कि जितना भी रिकॉर्ड्स है उसका रिटेंशन के लिए चेयरमैन को ऑथोराइज करना है। ये था हमारा जितना भी एसओपी है। ये टेक्निकल थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, तो इसमें हमने विस्तार रूप से डिस्कस किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हमने कमीशन को मिलने के बाद हम चीफ सेक्रेटरी को फिर से दोबारा से यहाँ से हम फॉलो अप करने के लिए गया, क्योंकि 4 दिसंबर 2023 में हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक रिप्रेजेंटेशन लिखा था। ये था जो 30 नवंबर में जो सरकार का तरफ से जो हम लोग को रिस्पॉन्स मिला है, जो हमारा प्रीवियस जो डिमांड था उसको लेके 30 नवंबर में हम लोग को एक रिटर्न रिप्लाई मिला था। इसका रिप्लाई में हमने बोला है कि 4 दिसंबर 2023 में हमने इसका अगेंस्ट में हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एक रिप्रेजेंटेशन लिखा है। तो इसमें जितना भी टेक्निकलिटीज है आई कैन नॉट गो इन डिटेल, लेकिन यहाँ में जो मेन पॉइंट्स है, यहाँ पे जो मेन क्रक्स है, जैसे कि जो रिफॉर्मेटिव पार्ट्स है, तो इसको हमने पब्लिक डोमेन में रखा है। तो इसको लेके हमने जब 24 जनवरी 2024 में जब हमने हमारा जो लर्नेड चीफ सेक्रेटरी सर को हमने मिला था, धर्मेंद्र सर को, हमने बोला है कि अभी तक जो भी हमने सरकार का डोमेन में, सरकार का टेबल में रखा है, इनफैक्ट ये जो रिप्रेजेंटेशन था 4 दिसंबर 2023 में लिखा गया था, मोर देन 1 मंथ बैक। तो जब वहाँ पे गया तो धर्मेंद्र सर का बोलना ये था कि चीफ सेक्रेटरी सर का बोलना ये था कि उसको अभी तक मिला नहीं है। लेकिन जब हम लोग को वहाँ पे पता चला था कि जो हमने ऑनरेबल सीएम सर को एड्रेस करके हमने जो लेटर लिखा था वो लर्नेड चीफ सेक्रेटरी के पास चला गया है, तो अभी तक वो चीज़ को वहाँ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। अभी इतना 1 साल में जो इशू जो है 3 मंथ्स में सॉल्व कर सकता था, उसमें आपने 1 साल ले लिया। अभी इसका रीज़न तो सरकार ही जाने। अभी सरकार को बताना है कि हाउ मच लॉन्गर आर यू गोइंग टू टेक। और दूसरा बात ये है कि जो हमने टाइमलाइन दिया था जो 4 दिसंबर के बाद, अभी हम लोग आज 29 ऑलमोस्ट आज 29 ऑफ ये है जनवरी है, हमने बोला है कि मोर देन 1 मंथ है पास्ट, अभी तक ये गवर्नमेंट की तरफ से व्हाई देयर इज नो कॉग्निजेंस ऑफ दिस। तो इसलिए हमारा जो ऑनरेबल सीएम सर को भी रिक्वेस्ट है, देखिए हमने कुछ अलग पॉइंट्स रखा नहीं है, जो कमीशन का डोमेन में है हमने कमीशन का टेबल में रख दिया है। अभी ये करने के बाद हमारा जितना भी आम जनता है, हम लोग ये बोला है कि फिर से हमने सरकार को जब अप्रोच किया था, हमने इनफैक्ट कमीशन को भी एक हफ्ता का समय दिया है कि विद इन 1 वीक ये चीज़ को आपका तरफ से जो भी इनिशिएटिव्स है दैट हैज़ टू स्टार्ट। और सरकार को भी हम लोग ये बोल रहे हैं कि आज 29 ऑफ जनवरी है, विद इन 1 वीक टाइम अभी सरकार से ये अपील है कि यू हैव टेकन मोर देन इनफ टाइम। अभी विद इन 1 वीक टाइम आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी जो पेंडिंग इश्यूज है इसको काइंडली इन रिटर्न फॉर्म आप इसको एड्रेस कर दीजिए। और इनफैक्ट 24 ऑफ ये जनवरी को हमने ऑनरेबल सीएम सर को फिर से और एक बार हमने एक रिप्रेजेंटेशन लिखा है फॉर राउंड टेबल डिस्कशन। ये प्लेटफॉर्म से, ये अरुणाचल प्रेस क्लब से हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, सरकार को हमारा मांग ये है कि विद इन 1 वीक टाइम, दैट मीन्स 1 वीक फ्रॉम टुडे, आप इसमें जितना भी पेंडिंग इश्यूज है, अभी कुछ नया बात करने का जगह भी नहीं है, जो भी है पब्लिक डोमेन में है, पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से ये इशू चल रहा है। अभी सरकार ये 1 वीक टाइम में हम लोग को आप रिटर्न आंसर आप दे दीजिए। जितना भी पेंडिंग इश्यूज है हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसमें और देर नहीं करना चाहिए। और जो कमीशन है उसको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसमें हमने ऑलरेडी 1 वीक दिया था, फिर भी वी आर गिविंग अनदर वीक कि इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूट होना है
कमिटी गठन जो भी गठन होना है और जो भी कॉग्निजेंस कमीशन का तरफ से होना है, अभी कमीशन से भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली विद इन 1 वीक जो भी रेसिप्रोकेशन है, जो भी इनिशिएटिव्स है, काइंडली आप उसको इंश्योर कीजिए